दादा का नाम नारायण जी चौबे है। दादा की जो जीवनचर्या है, जीवन शैली, वो बहुत ही अनुशासित रही है। उसी का उदाहरण है कि आज 96 की एज में भी दादा जो है वो इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, चलते हैं रोज और मंदिर के दर्शन करने जा पा रहे हैं। उनकी जो मानसिक क्षमता जो है वो भी अभी बहुत अच्छी है, याददाश्त बहुत अच्छी है, किसी भी चीज़ को भूलते नहीं है और बहुत पुरानी से पुरानी बात उनको अभी तक याद है। बहुत सारे किस्से भी याद है जो समय समय पर हमको सुनाते रहते हैं। दोपहर का टाइम हो गया था, दोपहर का टाइम के दुकान थे, मकान को क्या पानी पिला दे यार, बोला बैठो भैया, खाट बिछा दे, उसमें बैठ गया। मेरे को आ गई नींद, उसमें जगह बाबा उठो, उठ क्या कोई आया, सब दाल बाटी बनी थी, दाल बाटी खिलाई। फिर वहाँ से चले मनावर के लिए निकले तो मनावर का कोई बड़ा किसान था, वो नर्मदा किनारे धर्मशाला बनाने वाला था, वो मिल गया, उसके साथ गए। बोले कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा मंदिर में कहीं भी ठहर जाएंगे। नहीं नहीं, अपने यहाँ ठहरो, उसका यहाँ ठहरोगे। बहुत बड़ा किसान था, 12 चश्मे में तो उसका कपास भरा हुआ था। बोले यार रोटी बना लो। मैं कहा भैया नहीं, मैं तो खा के आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, मूंगफली सेक के खिलाए उसने। सुबह उठ के मनावर से बस गन्नौनी चले गए। गन्नौनी में तो मेरा ससुराल भी है और मेरी बहन भी दी हुई है। ये किस्सा दादा इस संदर्भ में सुनाते हैं कि जैसे पहले के जो लोग थे तो ऐसे किसी अनजान व्यक्ति को भी ठहरा के ऐसे भोजन वगैरह आदि का प्रबंध कर देते थे। पर आजकल ऐसा होता है कि अगर वो कोई रिश्तेदार भी होगा और देख लेगा कोई अपनी पहचान का व्यक्ति आ रहा हो तो वो दरवाजे या तो मुंह छुपा लेगा या फिर दरवाजा बंद कर लेगा। तो इस संदर्भ में दादा हमेशा ये किस्सा सुनाते कि पहले के लोग भी बहुत अच्छे थे। दादा आप बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे? गुल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो। दादा का डेली रूटीन, सबसे पहले दादा सोकर उठते हैं और उठते से ही वो कुर्सी पर बैठकर जो अखबार आते हैं अखबार पढ़ने स्टार्ट करते हैं, ब्लैक टी पीते हैं और कुछ दवाई हैं वो लेते हैं। उसके बाद स्नान ध्यान करने के बाद फिर हम लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर से आने के बाद पहले राम नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद कुछ अन्न जो खाना रहता है वो खाते हैं। जब तक दर्शन नहीं करने जाते, जब तक राम नाम नहीं लिखते हैं, तब तक वो कुछ भी खाने की चीज ग्रहण नहीं करते हैं। जैसे रूटीन है, केवल 3 ही रोटी खाते हैं, 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं खाते हैं। दादा के स्वस्थ रहने का बस एक यही राज। दादा को मीठा खाने का थोड़ा शौक है, मांगते नहीं, लेकिन यदि आप कभी मिठाई, गुलाब जामुन या कुछ ऐसी चीज़ें आप लेकर आ जाएं और दादा को खिलाएं तो बहुत शौक से दादा उन चीज़ों को वो खाते हैं, पसंद करते हैं। हम पिताजी को दादा कहते हैं। तो मैंने देखा कि दादा की ज़िंदगी प्रायः अभावों में बीती। कई बार फटे हुए कपड़ों को ही सिल कर धोती में गठान बांधकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन हम बच्चों के लिए वो जितना हो सकता था उनसे उतनी वो सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। आज दादा जीवन के 97वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। कई बार दादा के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होती हैं और कभी कभी जब दादा हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हम लोग बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इस समय भी बड़वानी नगर के प्रसिद्ध चिकित्सकों के साथ भी इंदौर के चिकित्सकों का भी इलाज दादा के लिए चल रहा है। मेरा नाम उमेश राठौड़ है। दादा को लगभग मैं 5 सालों से जानता हूँ। हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे जी, उनके पिताजी होने के नाते हमें भी वैसे ही स्नेह और प्यार मिलता है। आज भी दादा धार्मिक पुस्तकें, नोवेल वैसे ही पढ़ते रहते हैं बिना किसी चश्मे के। एक अद्भुत बात है, आज छोटी सी उम्र में बच्चों को जैसे चश्मे लग जाते हैं, के बाद भी दादा आज अपनी आंखों से इतने अच्छे से पढ़ पाते हैं। अंग्रेज जब भारत छोड़ो, कभी कभी रेड माउथ मन के योर फादर डंकी, तभी नारे लगाते थे। ज्यादा
पहले तो वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, भारत की वर्दी में सच का सत्य अहिंसा धार, खड़े हैं हम सैनिक तैयार, खड़े हैं हम सैनिक तैयार। आज दादा की सेवा करने के लिए मेरे घर में परिवारजन के लिहाज से देखें तो मैं अकेला ही हूँ। क्योंकि मुझे नौकरी भी करनी है, दादा के साथ अधिकांश समय में व्यतीत नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेज के बच्चों ने, विशेषकर करियर सेल के कार्यकर्ताओं ने उस कमी को बहुत दूर कर दिया। सैकड़ों बेटियां भी अपने पिता की जैसी सेवा नहीं कर सकती, वैसी सेवा करने वाली हमको एक जीजी मिली है, प्रीति जीजी, जिसने अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को, अपने करियर की समस्त संभावनाओं को एक तरफ रखते हुए अपना पूरा ध्यान दादा की सेवा पर केंद्रित कर दिया। जीजी सुबह उठते से लगाकर रात सोने तक दादा के आसपास इस तरह से रहती है जैसे दादा की छाया हो। स्वतंत्रता सेनानी का आजादी की लड़ाई में आपने भी हिस्सा लिया, उसका प्रमाण पत्र है। बाप बेटी जैसे रिश्ते होते हैं हमारे वैसे ही रिश्ते हैं, तो वही हमारे दादा के साथ भी वैसे ही रिश्ते हैं। तो जैसे हम घर पे आते हैं तो दादा हमें आशीर्वाद देते हैं और फिर अच्छे से बातें करते हैं। उनको मतलब कुछ नहीं कि आप यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, कुछ नहीं। दादा से हम लोगों का दादा से इतना अधिक जुड़ाव है कि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम देने के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण कार्य से जब दादा को छोड़कर जाना रहता है तो दादा एकदम दादा को बताकर जाते हैं कि दादा मैं जा रही हूँ, एक दिन बाद आऊँगी। तो उतने समय दादा का जो फेस होता है वो एकदम से वो मुरझा जाने जैसा होता है और वो बोलते तू जा रही है तो रुक जाना, कब आएगी, ऐसा करके पूछते। तो फिर एकदम से मतलब मन भर आता है कि वो इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि उनको छोड़ते वक्त बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। दादा को जैसे कि हार्ट अभी दादा का थोड़ा सा वीक हो गया है, तो जो वेसल्स रहती है हार्ट की वो थोड़ी सी सिकुड़ने लग गई है। मतलब खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ चल रही है हार्ट की। दादा अभी स्वस्थ है क्योंकि बीच में दादा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे वो लास्ट कॉर्नर पे जो रहता है ना हार्ट अटैक जैसी जो स्थिति रहती है वो बन गई थी, डॉक्टर ने बताया था रिपोर्ट में। तो उसी समय से दादा हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। फिर उसके बाद से सारी दवाइयाँ चल रही है। बहुत इमोशनल हो जाते दादा की सारी चीज़ें देख के। ये भी नहीं पूछेंगे कि आज मुझे पानी नहीं मिला, आज मुझे चाय नहीं मिली या फिर मुझे खाने को नहीं मिला। अगर शाम तक अपन ने ऐसा कुछ नहीं दिया तब भी दादा ये शिकायत नहीं करेंगे कि हम लोग बेल भी लेकर आए दादा को बजाने के लिए कि दादा किसी भी चीज़ की आवश्यकता रहे तो उसको बजाना। पर दादा ने उसका कभी प्रयोग नहीं करा था, हमको उसको पैक करके रखना पड़ी और बस फिर हम दिन भर एक व्यक्ति दादा के साथ रहते हैं। मुझे याद है कि एक बार दादा ने मुझे अभी तक की पूरी जिंदगी में एक चांटा जरूर जड़ा था। उस जमाने में हमारे घर में भैंस पालने का काम शुरू किया था। जब मैं मुश्किल से आप समझ लीजिए कि 7 वर्ष का रहा हूँ। 7 वर्ष की मेरी आयु उस समय थी और 7 वर्ष की आयु में हमारे यहाँ जो दूध होता था, क्योंकि दादा ईमानदार थे तो दूध एकदम शुद्ध होता था, उसकी बहुत डिमांड थी। बंदियां बनी हुई थी तो नदी के पार एक सेठ जी के यहाँ दूध देने का काम मुझे सौंपा गया था। उस दिन बहुत ठंड थी, छोटा बच्चा ही था, बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी मैं उठ नहीं पा रहा था। तो दादा को उस दिन गुस्सा आया, मेरी रजाई, गोदड़ी बल्कि कहे रजाई तो उस समय नसीब नहीं थी, जो गोदड़ी ओढ़ी हुई थी उसको खींचा और हाथ पकड़ के उठाया और एक चांटा, इतना ज़बरदस्त चांटा जड़ा कि मुझे कहने में संकोच नहीं कि मेरे सारे कपड़े भी गीले हो गए। और मैंने बस केटली हाथ में उठाई और रोते रोते सीधे नदी पार जाकर मैं वो दूध देकर आया। बस ये एक घटना है। इसके अलावा मैंने दादा को कभी भी हमारे घर के किसी भी सदस्य के साथ क्रोधित होते हुए नहीं देखा। जैसे कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है ना, तो तबीयत बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ चलती है तो माइंड पे सारे असर करती है, तो उस समय इरिटेट होते हैं। अगर ज़्यादा एक ही चीज़, जैसे छोटे बच्चों को अपन हो जाते हैं ना इरिटेट, उस तरीके के हो जाते हैं, वो भी तबीयत खराब होने के समय, अदरवाइज कभी नहीं हुए। हमारी माँ के साथ दादा के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे। हमारी माँ का जो परिवार था, यानी हमारे जो नाना जी का परिवार था, वो थोड़ा सा समृद्ध था, लेकिन मेरे घर में गरीबी थी। माँ का नाम सावित्री देवी चौबे है। माँ ने उस गरीबी की हालत में भी कभी दादा से कोई शिकायत नहीं की और 2012 में माँ भी दादा को छोड़कर चली गई।
अभी भी कभी माँ की बात निकलती है तो दादा माँ की तारीफ़ करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से माँ ने साथ दिया। परिवार में हम लोग जितने भी मेंबर हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और दादा के साथ बैठ के महाभारत देखते हैं। जब भी कोई त्यौहार आता है, अमावस वगैरह, पूनम या फिर कुछ विशेष अवसर आता है तो स्नान के लिए हम लोग घाट पर जाते हैं, नर्मदा घाट पर, राजघाट जाते हैं। किसी का भी बर्थडे आता है तो हम लोग सब दादा के साथ ही मनाते हैं। दादा का बर्थडे भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं, जैसे होली हुआ, दिवाली हुई, न्यू ईयर आया था, तो हम लोगों ने दादा के साथ ही सेलिब्रेट किया। अभी दादा अपने एक युवा बेटे को, जिनकी उम्र 45 वर्ष थी, हमारे बड़े भैया श्री कैलाश जी चौबे, जो ओझर क्षेत्र में उभरते हुए व्यापारी थे, उनका व्यापार बहुत अच्छे से जम रहा था और एक भयावह रात आती है। रात्रि में उनको हार्ट में थोड़ा सा पेन होता है, तबीयत खराब होती है और हम भैया को हॉस्पिटल भी नहीं ले जा पाते हैं और भैया आधे घंटे में ही इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमारे परिवार की बहुत बड़ी त्रासदी थी। दादा ने अपना युवा बेटा खोया था। दादा उस गम को सहन कर गए। लेकिन कहते हैं कि विपत्ति आती है तो अकेली नहीं आती, अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। थोड़े ही समय बाद हमारी भाभी को भी हमने अपनी आँखों के सामने प्राण त्यागते हुए देखा। हम लोग भी दिन भर दादा के साथ रह के बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि घर में कोई बड़ा व्यक्ति रहता है तो ऐसे ही घर में प्रसन्नता का माहौल बना रहता है। तो हम सभी को दादा का आशीर्वाद मिलता रहता है और ऐसे ही सदैव मिलता रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। मुझे खुशी है कि नव उमंग चैनल के नितेश सैनी जी ने दादा के बारे में इतनी जिज्ञासाएं व्यक्त की। दादा के जीवन और दादा के जीवन के इतिहास का एक तरह से ये दस्तावेजीकरण हो रहा है। ये उनके YouTube चैनल पर यह वीडियो जाकर YouTube के तहखाने की सदैव के लिए एक संपत्ति बन जाएगी और कोई भी कालांतर में नारायण चौबे के व्यक्तित्व के बारे में कुछ लिखना पढ़ना चाहेगा तो यह वीडियो भी एक स्रोत के तौर पर उनके काम आएगा। मेरी आपसे विनती है कि ये हमारे बड़वानी के युवा यूट्यूबर हैं और इनके इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनके वीडियोस को देखें और शेयर करें, ताकि इनका जो ये रचनात्मक काम है, हंसी ठिलवाई से अलग एकदम बिल्कुल सृजनात्मक काम, समाज उपयोगी काम है, वो सब तक पहुंच सके। तो मैं हृदय से इनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी को ये अपने चैनल पर जगह दे रहे हैं। मैं सदैव इनका ऋणी रहूँगा। इन्हें मैं धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद नितेश, आपने बहुत ही मेरे लिए बहुत ही इमोशनल काम ये मेरे लिए किया। बहुत धन्यवाद आपको।